दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे बहुत सारे लोग सच नहीं मानते और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब विज्ञान कोई खोज कर लेता है तो बाद में अपनी धार्मिक मान्यताओं को उसी खोज में घुसेड़ने लगते हैं। आज हम न किसी की आस्था पर बात करेंगे, न किसी भावना पर। आज हम सिर्फ प्रमाण की बात करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग क्या है, वैज्ञानिकों ने इसे कैसे जाना, और ये सब किसी कल्पना से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देखे गए प्रमाणों पर आधारित है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरफ नहीं, आकाशगंगाओं की तरफ देखा। जब आधुनिक दूरबीनों से वैज्ञानिकों ने आकाश को देखा तो उन्होंने एक बहुत अजीब लेकिन स्पष्ट तथ्य देखा। उन्होंने देखा कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि जो आकाशगंगा जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये दूरबीन से प्रत्यक्ष देखा गया तथ्य था। अब इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक सीधी सड़क है। उस सड़क पर दो गाड़ियां चल रही हैं। पहली गाड़ी तुमसे 10 किलोमीटर दूर है और उसकी गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी तुमसे 100 किलोमीटर दूर है और उसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, दोनों गाड़ियों की गति का अनुपात एक जैसा है। जो गाड़ी जितनी दूर है वो उतनी ही तेज चल रही है। ठीक यही बात वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं में देखी। जो आकाशगंगा जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अगर आकाशगंगाएं अलग अलग कारणों से अलग अलग दिशाओं में बिना किसी नियम के चल रही होती तो उनकी गति में कोई समानता नहीं होती। लेकिन यहाँ एक साफ नियम दिख रहा था। दूरी और गति का अनुपात हर जगह एक जैसा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई संयोग नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने अगला कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है तो क्या हम समय को गणित के माध्यम से पीछे ले जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वो 100 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है तो वो लगभग 10 घंटे पहले चली होगी। इसी तर्क से वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं की दूरी और गति के आधार पर समय को पीछे चलाया, और जब ऐसा किया गया तो सभी गणनाएं एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। निष्कर्ष ये था कि एक समय ऐसा रहा होगा जब पूरा ब्रह्मांड बहुत छोटा, बहुत घना और बहुत गर्म रहा होगा। इसी अवस्था को बिग बैंग कहा गया। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बिग बैंग का मतलब कोई विस्फोट नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। बिग बैंग का मतलब है ब्रह्मांड का फैलना शुरू होना। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ गणित है? नहीं, वैज्ञानिकों ने एक और चीज देखी। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा से आने वाली एक जैसी हल्की सी गर्मी को मापा। ये गर्मी किसी तारे से नहीं आ रही थी, किसी ग्रह से नहीं आ रही थी। ये उस समय की बची हुई गर्मी थी जब ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था। इसे रेडियो दूरबीनों से प्रत्यक्ष रूप से मापा गया। इसका मतलब साफ था, ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि समय के साथ ठंडा भी हो रहा है, जैसे कोई गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होता है। अब इसी ठंडा होने की प्रक्रिया से आगे चलकर तत्व बने, तारे बने और अंत में ग्रह बने, और उन्हीं ग्रहों में से एक था हमारी पृथ्वी। अब यहाँ कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ये सब नियम कैसे चलें? इसके पीछे कोई शक्ति तो होगी, कोई क्रिएटर तो होगा। लेकिन अगर हम हर नियम के पीछे एक और शक्ति मानते जाएं तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि उस शक्ति के पीछे कौन था। विज्ञान यहाँ साफ कहता है, हम वही मानते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं। अब यहाँ धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि हमें ये सब पहले से पता था, हमें किसी ने बताया था। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उसका प्रमाण क्या है तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आता। सारे प्रमाण विज्ञान को ही खोजने पड़े। सबसे पहले ये समझो, हर चीज के पीछे कोई कर्ता होना चाहिए। ये सोच आई कहां से? ये सोच आई हमारे रोजमर्रा के अनुभव से। हम देखते हैं, घर किसी ने बनाया, सड़क किसी ने बनाई,
मशीन किसी ने बनाई, इसलिए दिमाग मान लेता है जो भी बना है उसके पीछे कोई बनाने वाला जरूर होगा। लेकिन यह तर्क मानव निर्मित चीजों पर लागू होता है, प्रकृति पर नहीं। अब क्वांटम फिजिक्स क्या करती है? क्वांटम फिजिक्स सीधे उस स्तर पर जाती है जहां पदार्थ सबसे छोटा होता है, और वहीं इसने एक ऐसी बात दिखाई जिसने पूरी धार्मिक सोच को हिला दिया। पहला क्वांटम प्रयोग, शून्य भी शून्य नहीं है। पहले लोग मानते थे अगर किसी जगह कुछ नहीं है तो वहां सच में कुछ नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने प्रयोग करके दिखाया कि वैक्यूम यानी शून्य भी पूरी तरह खाली नहीं होता। प्रयोगों में देखा गया कि बिल्कुल खाली जगह में भी कण अपने आप पैदा हो जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सब बिना किसी आदेश के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी क्रिएटर के प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। अब ध्यान से समझो इसका मतलब। यहां कोई भगवान बैठकर कण नहीं बना रहा। यहां कोई शक्ति अब पैदा हो का आदेश नहीं दे रही। कण अपने आप क्वांटम नियमों के अनुसार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कुछ बिना किसी कर्ता के अपने आप हो सकता है। यहीं पर हर चीज के पीछे कोई फोर्स जरूरी है, ये दावा टूट जाता है। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने दिखाया कुछ घटनाएं बिना किसी निश्चित कारण के हो जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी कण का अचानक प्रकट होना, किसी कण का अचानक गायब हो जाना, इनका कारण पहले से तय नहीं होता। इसे कहते हैं क्वांटम रैंडमनेस। ये रैंडमनेस कल्पना नहीं, सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रयोग से सिद्ध तथ्य है। अब यहां धर्म की चाल पकड़ो। धर्म कहता है देखो नियम हैं तो नियम बनाने वाला भी होगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स दिखाती है नियम का होना नियम बनाने वाले का प्रमाण नहीं होता। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है। अब सवाल, पानी को यह नियम किसने बताया? उत्तर, किसी ने नहीं, ये उसका स्वभाव है। अब सबसे निर्णायक तर्क, अगर तुम कहो हर नियम के पीछे कोई क्रिएटर है, तो सवाल आएगा उस क्रिएटर के पीछे कौन है, फिर उसके पीछे कौन? यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। विज्ञान इस जाल में नहीं फंसता। विज्ञान साफ कहता है जहां प्रमाण खत्म वहां हम रुक जाते हैं। धर्म वहीं पर एक नाम जोड़ देता है। अब बिग बैंग से जोड़कर समझो। क्वांटम फिजिक्स ने यह दिखा दिया कि शून्य अस्थिर होता है, ऊर्जा अपने आप उभर सकती है, कण अपने आप पैदा हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का जन्म किसी क्रिएटर के आदेश से नहीं, बल्कि क्वांटम प्रक्रियाओं से स्वतः हो सकता है। ये बात गणितीय मॉडल से समर्थित है। अगर सच में धर्म को यह सब पहले से पता था, तो क्वांटम प्रयोग क्यों नहीं किए गए? कण क्यों नहीं खोजे गए? शून्य की अस्थिरता क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों हर बार विज्ञान को ही प्रयोग करके साबित करना पड़ा? निष्कर्ष, सीधी भाषा में क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित कर दिया है कि किसी घटना के लिए हमेशा किसी क्रिएटर या फोर्स की जरूरत नहीं होती। नियम किसी के आदेश से नहीं, प्रकृति के स्वभाव से चलते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रह्मांड फैल रहा है और फैलने के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा भी होता जा रहा है। ये बात किसी कल्पना से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष मापन से सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ठंडा होना जीवन से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब है हाँ, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तापमान को समझना जरूरी है। जब ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था, तब कोई भी जटिल संरचना टिक ही नहीं सकती थी। परमाणु नहीं बन सकते थे, अणु नहीं टिक सकते थे, कोई रासायनिक क्रिया स्थिर नहीं रह सकती थी। इसका मतलब साफ है, बहुत ज्यादा गर्म ब्रह्मांड में जीवन की कोई संभावना नहीं थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, अब जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, उसका तापमान गिरता गया। जब तापमान एक सीमा के भीतर आया, तब पहली बार परमाणु टिकने लगे, फिर परमाणुओं से अणु बने और अणुओं से रासायनिक क्रियाएं शुरू हुईं। ये सब तापमान के कारण संभव हुआ। अब वैज्ञानिकों ने अगला सवाल पूछा, क्या जीवन जैसी रासायनिक क्रियाएं किसी विशेष तापमान पर ही संभव हैं? इसका जवाब प्रयोगों से खोजा गया। प्रयोगों से क्या पता चला? वैज्ञानिकों ने देखा कि बहुत ज्यादा तापमान पर जटिल रसायन टूट जाते हैं, बहुत कम तापमान पर रासायनिक क्रियाएं रुक जाती हैं, लेकिन एक मध्यम तापमान सीमा ऐसी होती है जहां अणु स्थिर रहते हैं,
रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जटिल संरचनाएं बन सकती हैं। यही वजह है कि आज हम जीवन एक सीमित तापमान दायरे में ही देखते हैं। अब पृथ्वी का महत्व समझो। पृथ्वी का तापमान न बहुत ज्यादा था, न बहुत कम। पानी तरल अवस्था में था, ऊर्जा उपलब्ध थी, गैसें मौजूद थीं, यानी रसायनों के मिलने जुलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, विज्ञान ये नहीं कहता कि कोशिका ने अपने आप पूरा जीवन बना लिया, ये गलत होगा। विज्ञान ये कहता है कि जीवन की मूल रासायनिक प्रक्रियाएं प्राकृतिक रूप से संभव हैं। प्रयोगों में क्या साबित हुआ? प्रयोगों में ये साबित हुआ कि जीवन के घटक जैसे अमीनो एसिड अपने आप बन सकते हैं। कुछ रसायन अपने आप झिल्ली जैसी संरचना बना लेते हैं। अंदर बाहर का अंतर अपने आप बन सकता है। इन सब को मिलाकर जीवन की संभावना तैयार होती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि प्रयोगशाला में पूरा जीव नहीं बनाया गया और विज्ञान इसे स्वीकार करता है। फिर कोशिकीय जीवन का प्रमाण कहाँ से आया? कोशिकीय जीवन का प्रमाण हमें प्रयोगशाला से नहीं बल्कि प्रकृति से मिला। पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीवों के जीवाश्म, बहुत पुराने पत्थरों में कोशिकीय गतिविधि के निशान, आज भी मौजूद अत्यंत सरल एक कोशिकीय जीव, यह सब दिखाता है कि जीवन की शुरुआत बहुत सरल कोशिकाओं से हुई। अब यहाँ निर्णायक बात समझो। कोशिका कोई आत्मा नहीं है, कोशिका कोई चेतन सत्ता नहीं है। कोशिका एक रासायनिक प्रणाली है। उसके अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, संतुलन बनाए रखा जाता है। यही जीवन की न्यूनतम परिभाषा है। अब यहाँ धर्म और विज्ञान का फर्क साफ दिखता है। धर्म कहता है जीवन डाला गया, विज्ञान कहता है जीवन उभरा। धर्म कहता है किसी ने बनाया, विज्ञान कहता है अनुकूल परिस्थितियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना। इसलिए विज्ञान क्या निष्कर्ष निकालता है? विज्ञान ये नहीं कहता हमें सब पता है। विज्ञान ये कहता है अब तक के सभी प्रमाण ये दिखाते हैं कि कोशिकीय जीवन किसी क्रिएटर का चमत्कार नहीं बल्कि रसायन और परिस्थितियों का परिणाम है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रह्मांड कैसे फैला, कैसे ठंडा हुआ, कैसे रसायन बने और कैसे जीवन की संभावना पैदा हुई। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या इन बातों के ठोस जमीन पर मेरे प्रमाण हैं या ये सब सिर्फ सिद्धांत हैं? इसका जवाब है हाँ, प्रमाण हैं और बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले अफ्रीका और मानव इतिहास। जब वैज्ञानिकों ने मानव जीवन की जड़ खोजनी शुरू की तो उन्हें सबसे पुराने और सबसे ठोस प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप में मिले। अफ्रीका में पुराने पत्थरों में परतों के बीच हड्डियों और दांतों के अवशेष, ऐसे जीवों के प्रमाण मिले जो आज के मनुष्य जैसे नहीं थे लेकिन जानवर भी नहीं थे। इनमें शामिल हैं बहुत पुराने एक कोशिकीय जीवों के निशान, बाद में बहुकोशिकीय जीवों के जीवाश्म और फिर मानव जैसे जीवों की कड़ियां। ये सब एक जगह अचानक नहीं मिला बल्कि समय की परतों में क्रम से मिला। ये क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर कोई क्रिएटर एक साथ सब कुछ बना देता तो सभी जीव एक ही परत में मिलते, कोई क्रम नहीं होता, कोई धीरे धीरे बदलाव नहीं दिखता। लेकिन वास्तविकता में हमें यही दिखता है कि पहले सरल जीवन, फिर थोड़ा जटिल, फिर और जटिल। यही एवोल्यूशन है। अब बहुकोशिकीय जीवन को समझो। शुरुआत में जीवन बहुत सरल था, एक कोशिकीय, लेकिन जैसे जैसे वातावरण स्थिर हुआ, तापमान अनुकूल रहा, ऑक्सीजन बढ़ी, कुछ कोशिकाएं एक साथ रहने लगीं। अब यहाँ कोई योजना नहीं थी। जो कोशिकाएं साथ रहकर फायदा उठा सकीं वे बचीं, जो नहीं कर सकीं वे समाप्त हो गईं। धीरे धीरे अलग अलग कोशिकाओं ने अलग अलग काम संभाल लिए। किसी ने ऊर्जा बनाई, किसी ने सुरक्षा की, किसी ने संचार का काम किया। इसी से एक शरीर बना। ये कोई छलांग नहीं थी, ये करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया थी। अब चेतना का सवाल। यहाँ बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे मान लेते हैं कि जीव इज इक्वल टू चेतना। ये वैज्ञानिक रूप से गलत है। आज भी पौधे जीव हैं, बैक्टीरिया जीव हैं, कई सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन उनमें चेतना नहीं होती जैसी हम अनुभव करते हैं। इसका मतलब साफ है, जीवन और चेतना एक चीज नहीं है। चेतना जटिल तंत्रिका तंत्र का परिणाम है, मस्तिष्क के विकास का परिणाम है। यानी चेतना बाद में उभरी, शुरुआत में नहीं। अब सबसे निर्णायक बात, अगर चेतना पहले से होती तो हर जीव में होती, हर कोशिका सवाल पूछती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो क्रिएटर या क्रिएशन की बात कर रहे हैं वो हमारी चेतना का परिणाम है, न कि चेतना का कारण।
अगर चेतना ही नहीं होती तो ये सवाल भी नहीं होता। अब आता है समय मापने का सवाल। यूरेनियम सीसा उदाहरण। अब लोग कहते हैं कि ठीक है, मान लिया जीवाश्म मिले, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वे लाखों या करोड़ों साल पुराने हैं? यहाँ विज्ञान अनुमान नहीं लगाता, यहाँ विज्ञान मापता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जो समय के साथ अपने आप बदलता रहता है। यूरेनियम 238 धीरे धीरे बदलकर सीसा यानी लेड बन जाता है। ये बदलने की गति कैसी है? यूरेनियम 238 का आधा हिस्सा यानी 50% सीसा बनने में लगभग 4.5 अरब वर्ष यानी 4.468 अरब वर्ष लेता है। इसे कहते हैं हाफ लाइफ या अर्ध आयु। ये समय हर जगह एक जैसा है, हर प्रयोगशाला में एक जैसा है, किसी की मान्यता से नहीं बदलता। अब इसे उदाहरण से समझो। मान लो किसी चट्टान में 100 ग्राम यूरेनियम था, आज वहां 50 ग्राम यूरेनियम और 50 ग्राम सीसा है, तो इसका मतलब उस चट्टान को बने लगभग 4.5 अरब वर्ष हो चुके हैं। अगर 25% यूरेनियम बचा है और 75% सीसा बन चुका है तो समय और ज्यादा होगा। यही तरीका कहां-कहां इस्तेमाल हुआ? पृथ्वी की चट्टानों में, चंद्रमा की चट्टानों में, उल्का पिंडों में, हर जगह एक ही समय निकला। यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.54 अरब वर्ष पुरानी है। अब इन सब को जोड़कर देखो, जीवाश्म मिले, क्रम मिला, गणित से समय मिला, रसायन से जीवन की संभावना मिली, कोशिका से शरीर बना, चेतना बाद में उभरी। इस पूरी कहानी में किसी क्रिएटर को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर फिर भी कोई कहे कि लेकिन क्रिएटर तो होगा ही, तो सीधा सवाल ये है, ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? प्रमाण पर या अपनी चेतना के अनुभव पर? अंतिम बात, बहुत ध्यान से, विज्ञान ये नहीं कहता ईश्वर नहीं है। विज्ञान ये कहता है अब तक जो भी प्रमाण मिले हैं उनमें किसी क्रिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जब आवश्यकता नहीं पड़ी तो उसे जोड़ना सत्य नहीं, कल्पना है। अंतिम पंक्ति, अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बना, सवाल ये है आप सच किसे मानते हैं, प्रमाण को या केवल मान्यता को?